अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ सीड। इससे पहले आप एस्पर्मेटोफाइट्स यानी सीडलेस वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स के बारे में आप डिटेल से पढ़ चुके हैं। आपने ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ लिया, आपने ब्रायोफाइट्स के साथ लोअर वेस्कुलर प्लांट्स के बारे में पढ़ लिया, जिसमें सैलोप्सीडा, लाइकोप्सीडा, स्फिनोप्सीडा और टेरिडोफाइटा यानी फर्न्स के बारे में आपने डिटेल से पढ़ा। अब ये सारे जो प्लांट्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज एस्पर्मेटोफाइट्स। व्हाई दे आर कॉल्ड एज एस्पर्मेटोफाइट्स? बिकॉज they do not produce seeds. Sperma means seeds, and aspermatophytes are the plants which are seedless varieties of the plants. In seedless varieties of plants से spermatophytes यानी seed producing plants जो हैं वो कैसे evolve हुए? Seed producing plants जो जिनमें seed बनते हैं, they can be of two different types, gymnosperms and angiosperms. Gymnospermy are those plants in which they have naked seeds. इसमें सारे कोनिफर्स वगैरह इसके अंदर आते हैं। और एंजियोस्पर्म्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स। इनके सीड जो होते हैं वो इनक्लोज्ड होते हैं ओवरी के अंदर। सो दैट इज वाई एंजियोस का मतलब है वेसल लाइक एंड स्पर्मा मीन सीड। तो देयर सीड्स आर इनक्लोज्ड इन अ वेसल लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज ओवरी, विच लेटर ऑन डेवलप इनटू फ्रूट्स। सो दीज आर फ्लावर एंड फ्रूट्स प्रोड्यूसिंग प्लांट्स विच आर एंजियोस्पर्म्स, एंड कोन प्रोड्यूसिंग प्लांट्स आर जिम्नोस्पर्म्स। बोथ ऑफ दीज आर स्पर्मेटोफाइट्स। सो हमारे पास प्लांट्स की दो वैरायटीज हैं, एक सीडलेस वैरायटी और एक seed producing plants, aspermatophytes and spermatophytes. अब spermatophytes यानी seed producing plants की एवोल्यूशन कैसे हुई? कैसे प्लांट्स होते एस्पर्मेटोफाइट्स से इवॉल्व होके सीड हैबिट उनके अंदर डेवलप हुई और दे बिकम सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। दिस प्रोसेस वाज स्टार्टेड अराउंड अबाउट 365 मिलियन ईयर्स अगो। तकरीबन 365 मिलियन ईयर्स पहले प्लांट्स के अंदर कुछ चेंजेस आई। ये वो सारी चेंजेस हैं जिसके नतीजे में जो नॉन सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स थे दे इवॉल्व इनटू सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। और ये फर्स्ट सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स कब अपीयर हुआ? तकरीबन 390 मिलियन ईयर्स पहले। सो दिस प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन टुक राउंड अबाउट 25 मिलियन ईयर्स। 25 मिलियन ईयर्स के अंदर, तकरीबन 2.5 करोड़ साल के अंदर एवोल्यूशन ऑफ सीड हुई। इस 2.5 करोड़ साल के अरसे के अंदर यानी 25 मिलियन ईयर्स के अंदर जो मेजर स्टेप्स थे वो क्या थे, हम उन सारों को आउटलाइन कर सकते हैं। उन आउटलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर सबसे पहले एवोल्यूशन ऑफ हेटेरोस्पोरी, नंबर 2 सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर। उसके बाद यानी वो जो मेगास्पोर था वो बनना शुरू हुआ एक ही, और उसके साथ साथ उसकी रिटेंशन हुई, शेडिंग उसकी अलाउड नहीं थी। दैन इंटेगुमेंट्स और ओव्यूल की डेवलपमेंट हुई, फिर एम्ब्रियोसेक की डेवलपमेंट हुई। जो माइक्रोस्पोर थे दे डेवलप इनटू मेल गेमिटोफाइट एंड मेगास्पोर डेवलप इनटू फीमेल गेमिटोफाइट विच आर कॉल्ड एज एम्ब्रियोसेक। एंड उसके बाद फिर एवोल्यूशन ऑफ पोलन ट्यूब भी इसके पैरेलल प्रोसेस होता रहा, जिसने प्लांट्स को इस काबिल किया कि दे बिकम इंडिपेंडेंट फॉर वाटर रिक्वायरमेंट। अब ये सारी चेंजेस जो इनको यूटिलाइज करने के लिए पहले देखें, सबसे पहले आपके पास ये सारे जो प्लांट्स हैं एस्पर्मेटोफाइट्स, ये सारे के सारे क्या है? होमोस्पोरस। दे ओनली प्रोड्यूस वन टाइप ऑफ स्पोर्स। मार्फोलॉजिकली एक ही टाइप के स्पोर्स बनाते हैं, इसलिए इन सबको आप क्या कहते हैं? होमोस्पोरस प्लांट्स। एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज होमोस्पोरी। यानी एस्पर्मेटोफाइट्स जो हैं वो मोर और लेस सारे के सारे होमोस्पोरस हैं। ब्रायोफाइट्स एंड लोअर वेस्कुलर प्लांट्स सारे होमोस्पोरस हैं सिवाय सेलेजिनेला वगैरह के, एक का दुका एग्जाम्पल्स के। अब होमोस्पोरी से पहले स्टेप में क्या इवॉल्व हुई? उन्होंने प्लांट्स स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर। कुछ स्पोर्स स्मॉलर साइज के थे और कुछ स्पोर्स जो थे वो बड़े साइज के थे। जो स्मॉलर साइज के स्पोर्स थे दे वर नेम्ड एज माइक्रोस्पोर्स, एंड दो स्पोर्स विच वर लार्जर साइज्ड दे वर नेम्ड एज मेगास्पोर्स। तो प्लांट्स ने 2 तरह के स्पोर्स बनाने शुरू कर दिए। इस बिहेवियर को नाम दिया गया हेटेरोस्पोरी, यानी प्रोडक्शन ऑफ मार्फोलॉजिकली 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स इन अ प्लांट इज कॉल्ड एज हेटेरोस्पोरस कंडीशन। सो होमोस्पोरस प्लांट्स से हेटेरोस्पोरस प्लांट्स का डेवलप होना जो था ये पहला स्टेप था एवोल्यूशन ऑफ सीड के लिए। सो अब इसमें से माइक्रोस्पोर्स कीप ऑन शेडिंग। ये माइक्रोस्पोर जो बनते थे स्मॉलर साइज के, ये शेडिंग होती थी इनकी, और इनसे क्या बनते थे? माइक्रोगेमिटोफाइट यानी मेल गेमिटोफाइट। जबकि जो मेगास्पोर्स थे इनकी शेडिंग से क्या बनते थे? फीमेल गेमिटोफाइट या मेगा गेमिटोफाइट। अनलाइक होमोस्पोरस प्लांट्स जिनमें गेमिटोफाइट बनते हैं, और गेमिटोफाइट जो होते हैं उनके अंदर एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया आर टुगेदर इन द सेम गेमिटोफाइट जनरेशन। ठीक है जी, इनके अंदर गेमिटोफाइट जनरेशन के अंदर एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया एक ही गेमिटोफाइट के अंदर होते हैं। लेकिन जब हेटेरोस्पोर इवॉल्व हुई तो माइक्रो जो स्पोर्स थे उन्होंने मेल गेमिटोफाइट बनाना शुरू कर दिया और मेगास्पोर ने फीमेल गेमिटोफाइट बनाना शुरू कर दिए। मेल गेमिटोफाइट के अंदर एंथ्रीडिया होता था और फीमेल गेमिटोफाइट के अंदर आर्चिगोनिया होता था। एंड एंथ्रीडिया प्रोड्यूसेस स्पर्म्स एंड आर्चिगोनिया प्रोड्यूसेस एग्स। अब
माइक्रोस्पोर की तो शेडिंग होती रही एंड दे स्टार्ट डेवलपिंग एंड बिकम मोर एंड मोर इनकॉन्स्पिकुअस एंड टर्न इनटू पोलन ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर जो आप आगे पढ़ेंगे। तो फीमेल गेमिटोफाइट जो था इट वाज ना इनिशियली इसकी शेडिंग होती थी और ये बाहरी डेवलप होता था, लेकिन लेटर ऑन दिस मेगास्पोरेंजिया विच बियर्स दीज 4 मेगास्पोर्स was not allowed to shed megaspores. They retain inside, their shedding was delayed and then retain inside the megasporangia. इसकी शेडिंग जो थी उसको रोक दिया गया और उसके बाद फिर मेगास्पोर जो थे वो इसी के अंदर ही रहते थे, मेगास्पोरेंजिया के अंदर। अब मेगास्पोर जो थे ये 4 होते थे एक मेगास्पोरेंजिया के अंदर, देर आर 4 मेगास्पोर इनसाइड अ सिंगल मेगास्पोरेंजिया। चूँकि इससे एक ही फीमेल गेमिटोफाइट बनना था, 4 नहीं बनने थे, सो स्पेस और आपस में कंपटीशन में डेवलप हुआ। सून दे डेवलप अनदर स्ट्रेटेजी जिसमें मेगास्पोर मदर सेल जो था उससे 4 मेगास्पोर बनने के बजाय उन्होंने एक मेगास्पोर बनाना शुरू कर दिया और इस एक मेगास्पोर के अंदर सारी की सारी रिजर्व फूड होती थी। बाकी 3 इसके साथ जो थे ये क्या थे, दीज वर नेम्ड एज पोलर बॉडीज। ठीक है जी, इसके साथ ये पोलर बॉडीज जो थी ये डेवलप और देन दे लेटर ऑन दे बिकम अबॉर्ट। तो इट वाज अ डेवलपमेंट ऑफ सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर इनसाइड मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया के अंदर एक ही फंक्शनल मेगास्पोर बनना शुरू हुआ। सो चूंकि इससे एक ही फीमेल गेमिटोफाइट बनना था तो 4 अगर होंगे तो उनके अंदर रिजर्व फूड जो होगी वो चारों के अंदर डिवाइड हो जाती है और एक जो फंक्शनल मेगास्पोर था उसको सिर्फ 25% ऑफ रिजर्व फूड मिलती थी, बाकी 3 जो थे चूंकि वो डेवलप नहीं होते थे गेमिटोफाइट के अंदर, सो इट वाज अ वेस्टेज ऑफ एनर्जी। तो दिस स्ट्रेटजी इनेबल देम टू स्टोर टू कंजर्व एनर्जी एज फार एज डेवलपिंग फीमेल गेमिटोफाइट इज कंसर्न। अब इसके साथ साथ एक और फिनोमेनन हुआ कि ये जो मेगास्पोरेंजिया था, इस मेगास्पोरेंजिया के आसपास आपको जो ये ब्रांचेस नज़र आ रही हैं, ये ब्रांचेस जो थी इसके आसपास जो मौजूद थी ये इस तरीके से ब्रांचेस जो थी मेगास्पोरेंजिया के अंदर इन्होंने फ्यूज़ होना शुरू कर दिया एंड दे स्टार्ट फ्यूजिंग एंड इनक्लोजिंग द मेगास्पोरेंजिया टोटली। तो ये इसके दोनों तरफ यानी ये जो ब्रांचेस थी ये इसके दोनों तरफ से इन्होंने इसको पूरी तरह से कवर कर लिया एंड मेगास्पोरेंजिया वाज इंटेगुमेंटेड। इसके गिर्द ये जो लेयर बन गई, दीज लेयर्स आर कॉल्ड एज इंटेगुमेंट्स। ठीक है जी, ये एंटागुमेंट्स जो बनना था इसके नतीजे में जो मेगास्पोरेंजिया जिसके गिर्द कोई एंटागुमेंट नहीं है, यहाँ पे ये ब्रांचेस हैं, दीज ब्रांचेस फ्यूज्ड एंड मेक द स्ट्रक्चर टोटली इंडिहिसेंट एंड एंटागुमेंटेड। दिस इंडिहिसेंट एंड एंटागुमेंटेड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ओव्यूल। सो एंटागुमेंटाइजेशन और ओव्यूल के बनने का प्रोसेस जो था उसने मेगास्पोर और मेगास्पोरेंजियम को टोटली प्रोटेक्ट कर दिया इस ओव्यूल के अंदर। सो मेगास्पोर हैज़ नो चांस टू शेड और इसी तरह इसकी प्रोटेक्शन इंक्रीज होगी, इसके गिर्द एंटागुमेंट के लेयर डेवलप होगी। दिस एंटागुमेंटेड मेगास्पोरेंजिया इज कॉल्ड एज ओव्यूल। तो सीड के बनने का पहला स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गया कि ये स्ट्रक्चर जो था ओव्यूल यहाँ पे डेवलप हो गया और इसी ओव्यूल से फिर लेटर ऑन फर्टिलाइजेशन के बाद इसी ओव्यूल की फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, सीड बनता है। अब ये एक मेगास्पोरेंजिया था और एक ओव्यूल था। इस तरह के ओव्यूल जो है वो मेगास्पोरोफिल्स के ऊपर डेवलप होते हैं। मेगास्पोरोफिल्स की कलेक्शन को आप क्या कहते हैं, स्ट्रोबिलस कहते हैं। collection of megasporophylls develop into a cone like structure in gymnosperm। जिम्नोस्पर्म के अंदर ये जो मेगास्पोरोफिल्स और मेगास्पोरेंजिया थे they are arranged in the form of cluster। This cluster of megasporophylls is called as cone। It can be microsporophyll which develop into male cone or it can be megasporophyll which develop into female cone। So this is an example of female cone आर कलेक्शन ऑफ मेगास्पोरोफिल्स विच डेवलप इनटू अ फीमेल कोन। तो ये कोन्स जो हैं उनके अंदर ये ओव्यूल या सीड जो होते हैं दे आर नेकेड, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर आप आगे बढ़ेंगे कि उनके सीड नेकेड होते हैं। लेकिन इस स्ट्रक्चर के अंदर जो जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो फीमेल कोन है इसके अंदर मॉडिफिकेशन हुई। ये जो मेगास्पोरोफिल्स हैं इनके मार्जिन आपस में फ्यूज होते चले गए और फ्यूज होने के नतीजे में इन्होंने इस तरह का स्ट्रक्चर बना दिया विच इज नाउ कॉल्ड एज कार्पल। Carpel and carpel consist of stigma, style and ovary। It was actually developed from female cone in gymnosperm। जिम्नोस्पर्म के अंदर जो फीमेल कोन के मेगास्पोरोफिल्स थे, ये जो मेगास्पोरोफिल्स हैं इनके मार्जिन आपस में फ्यूज होते चले गए एंड इस फ्यूजन के नतीजे में ये सारा स्ट्रक्चर जो था इट टर्न इनटू अ carpel which consists of stigma, style and ovary। So large number of ovules were enclosed in this ovary like structure। यहाँ पे मैंने एक ही ओव्यूल बनाया है लेकिन एक से ज़्यादा ओव्यूल्स हो सकते हैं ओवरी के अंदर, जिससे आप
फ्रूट्स के अंदर देखते हैं बीजों की तादाद, जैसे सेब के अंदर, एप्पल के अंदर या बाकी इस तरह के जितने भी फ्रूट्स हैं, टमाटोज वगैरह, सारे फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर उनके सीड्स की तादाद एक ओवरी के अंदर एक से ज़्यादा भी हो सकती है। तो यहाँ पे आसानी के लिए मैंने एक ही बनाया। सो जिम्नोस्पर्म के अंदर जो फीमेल कौन थी, यानी कलेक्शन ऑफ मेगास्पोरोफिल, इट वाज changed and turned into a structure which is called as carpel. It consists of stigma, style and ovary. Ovary consists of this ovule. This ovary, ये जो structure है ये सारा जिसको आप कह रहे हैं ovary, this ovary turned into फ्रूट्स लेटर ऑन, एंड इस ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है इसकी फर्टिलाइजेशन होगी। लेकिन ये कैसे होगी, ये आपने पढ़ लिया कि ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया थे, इनमें से जो माइक्रोस्पोर डिस्पर्स होते थे, माइक्रोस्पोर बनाते थे पोलन ग्रेन या मेल गेमिटोफाइड, ये हवा के जरिए से डिस्पर्स होंगे। बहुत बड़ी तादाद के अंदर ये पोलन जो होते हैं ये डिस्पर्स होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया से, और डिस्पर्स होने के बाद इनका जो स्ट्रक्चर होता है, देयर स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स। आउटर लेयर इज कॉल्ड एज एक्साइन, इनर लेयर इज कॉल्ड एज इंटाइन। इसके अंदर एक जनरेटिव न्यूक्लियस और एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है। दीज आर 2 विंग्स। सो ये स्ट्रक्चर जो था ये पोलन्स का डेवलप हुआ। और मेल गेमेटोफाइट इज हाईली रिड्यूस, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 सेल्स, जनरेटिव न्यूक्लियस एंड ट्यूब न्यूक्लियस, एंड दिस स्ट्रक्चर्स disperse during season in which they breed, and their breeding season के दौरान में large number of pollen जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर के अंदर डिस्पर्स होते हैं, एंड some of them land on the surface of the carpel, स्टिग्मा के ऊपर ये लैंड करते हैं। they can disperse through wind or they can disperse with the help of insects, यानी जो इंसेक्ट्स हैं वो भी पोलिनेशन में हेल्प करते हैं। वंस दे रीच स्टिग्मा के ऊपर पहुंचने के बाद दे स्टार्ट डेवलपिंग पोलन ट्यूब, यानी एवोल्यूशन ऑफ पोलन ट्यूब यहाँ पे इसके साथ साथ पैरेलल हुई सीड हैबिट के साथ। दे रीच दिस स्टिग्मा, दे स्टार्ट producing this pollen tube. Pollen tube कौन बनाता है? ट्यूब न्यूक्लियस। ट्यूब न्यूक्लियस इन्वॉल्व इन डाइजेस्टिंग दिस ऑल थ्रू द स्टिग्मा, स्टाइल एंड डिस्टल एंड ऑफ द एम्ब्रियो सेक। ये सारा जो स्ट्रक्चर है, ये सारा स्ट्रक्चर आपको क्या नजर आ रहा है? दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक इज एक्चुअली अ फीमेल गेमेटोफाइट। जैसे आप पोलन को कहते हैं ये मेल गेमेटोफाइट है, इसी तरह से ये एम्ब्रियो सेक विच कंसिस्ट ऑफ ओनली 7 सेल्स इज कॉल्ड एज फीमेल गेमेटोफाइट। इनमें से ये 3 जो आपको नजर आ रहे हैं, दीज 3 cells are called as antipodals। ये जो है ये आपके पास fusion nucleus, and this one is called as egg, and these 2 are called as synergids। ठीक है जी। Synergids provide या guide this pollen tube so that sperms can reach this embryo sac and they fertilize 2 cells in this particular region of the embryo sac। So pollen tube develop होगी। pollen tube enable them these plants to become independent for water requirement। पानी के ऊपर इनकी डिपेंडेंस बिल्कुल खत्म होगी। Now they do not need water for reproduction। जैसे आपने ब्रायोफाइट्स में पढ़ा था, ये स्पर्मेटोफाइट्स दे नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। इस तरह लोअर वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर वाटर के ऊपर डिपेंडेंस है इनकी। लेकिन जो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं इनके अंदर पोलन ट्यूब की हैबिट ने इनके अंदर इनको इंडिपेंडेंट बना दिया कि पानी के ऊपर इनके दारोमदार अब नहीं है रिप्रोडक्शन के लिए, और ये पोलन ट्यूब डेवलप करते हैं। विच पोलन ट्यूब इज अ व्हीकल विच ट्रांसपोर्ट देयर 2 sperms थ्रू दिस पोलन ट्यूब इनटू द embryo sac, and one of the sperm fertilizes fusion nucleus and other sperm fertilizes egg, and this is the characteristic double fertilization phenomenon in angiosperm जो आप आगे बढ़ेंगे। So अल्टीमेटली ये स्ट्रक्चर जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जैसी फर्टिलाइजेशन होगी ये स्ट्रक्चर जो होगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? दिस स्ट्रक्चर विल टर्न इनटू अ सीड, और सीड जो होगा वो इसी ओवरी के अंदर होगा। ओवरी इज राइपन एंड इट्स डेवलप्स इनटू अ फ्रूट, और फ्रूट्स जो होंगे दीज आर द इंसेंटिव्स फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अदर ऑर्गेनिज्म इनको फ्रूट्स को खाते हैं, उनके सीड की डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। ये सीड जब सूटेबल प्लेस पे पहुंचेंगे तो उस वक्त तक इनके अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डेवलप हो चुके होते हैं। वो स्ट्रक्चर जो उसके अंदर डेवलप होते हैं वो सीडलिंग के अंदर वो क्या होते हैं? दीज आर एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल एंड कॉटिलिडन्स। मोनोकॉट के अंदर 1 कॉटिलिडन होता है, डाइकॉट के अंदर 2 कॉटिलिडन होते हैं। सो ये सीड जो होता है, इस सीड के अंदर क्या है? दिस वन इज कॉल्ड एज कॉटिलिडन, दिस वन इज एपिकोटाइल एंड दिस वन इज हाइपोकोटाइल। एंड ये सीड जो होगा ये जब ज़मीन में suitable conditions होंगी तो it will develop into a complete plants। हाइपोकोटाइल से रूट निकलाएंगी और एपिकोटाइल से शूट निकलाएंगी, एंड दिस स्ट्रक्चर विल डेवलप इनटू अ कंप्लीट प्लांट। तो हाइपोकोटाइल से रूट निकलेगी, एपिकोटाइल से शूट, एंड कॉटिलिडन may have reserve food, and developing embryo will get reserve food with the help of this cotyledon। cotyledon की फूड जो होती है या तो एंडोस्पर्म में होगी या cotyledon में होगी। कुछ सीड एंडोस्पर्मिक होते हैं, कुछ सीड cotyledonous होते हैं। once seed receives suitable condition
it will germinate and it will start producing its own leaves and it will become independent as far as energy requirement is concerned. तो ये आपके पास हो गया एवोल्यूशन ऑफ सीड. सीड इज बेसिकली अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल. ये जो यहाँ पे ओव्यूल बना था ये नेकेड होता है जिम्नोस्पर्म्स के अंदर और ये इनक्लोज्ड होता है एंजियोस्पर्म के अंदर. दिस ओव्यूल वंस फर्टिलाइज इज कॉल्ड एज सीड. अनफर्टिलाइज जो होगा वो उसको आप ओव्यूल कहेंगे और जैसे ये फर्टिलाइज होगा तो नाउ इट विल टर्न इनटू अ सीड. और सीड के कुछ एरियाज जो होंगे वो शुरू में रिकॉग्नाइज हो जाएंगे जो मैंने आपको बता दिया. दे कैन बी एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल और कॉटिलेडन्स. थैंक यू वेरी मच. अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो, कुछ आप पूछना चाहें इसके बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में पूछ सकते हैं. हैव अ नाइस डे. अल्लाह हाफिज़.